हेलो गाइस, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूशन। और आज अपन जो बात करने वाले, देखो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का टॉपिक चल रहा है। तो उसमें आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वाल्व्स ऑफ हार्ट, वॉल्स ऑफ हार्ट और कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट। उसमें से ये जो दो टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये नहीं दिए गए। ठीक है, ये बहुत ही लेस से लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग केवीपीवाई के लिए, ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अपन ये टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। जो लोग सिर्फ नीट को फोकस करके देख रहे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो मेडिकल में जाएंगे तब उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, जो नेशनल जो स्कॉलरशिप एग्जाम्स होती है या इंटरनेशनल, जैसे नेशनल या इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अपन वाल्व्स ऑफ हार्ट कवर करेंगे कि कितने टाइप के वाल्व्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग डाल दो आप लोग, वाल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है, ओके, चलो। अब पहले तो ये समझते हैं कि वाल्व का काम क्या होता है। आपने घर में देखा है कि मान लो कि ये पाइप होता है, और पाइप में इस तरीके से एक वाल्व होता है। इसको रोटेट कर सकते हो, अंदर बाहर करोगे तो पानी यहाँ से पास होगा या नहीं होगा वो वाल्व डिसाइड करेगा। तो ये होता है मैकेनिक्स। लेकिन बॉडी में यानी कि बायोलॉजी में वाल्व्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें भी ब्लड वेसल्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, वाल्व्स जो होते हैं ना वो मेनली ब्लड वेसल में होते हैं और हार्ट में होते हैं। अभी अपन कौन से वाले कवर करने वाले हैं, वाल्व्स ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के वाल्व्स कवर करने वाले हैं। तो हार्ट में या ब्लड वेसल में कहीं पे भी बॉडी में अगर वाल्व्स है तो उनका क्या काम है कि मान लो कि ये इस तरीके से एक वाल्व है, और यहाँ से ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। इन वाल्व का क्या काम रहता है, सॉरी, मान लो कि यहाँ से जिस तरीके से मैंने वाल्व बनाया है, तो आपने जब साइकिल पंचर करवाते, पंचर ठीक करवाते, पंचर नहीं करवाते, ठीक करवाते, तब आपने देखा होगा कि जो साइकिल में हवा भरने का जो वाल्व होता है ना, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है। सेम मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर जो हार्ट में मतलब वाल्व होते हैं उनका। इस तरीके का वो ट्यूब रहता है। ठीक है, अब ट्यूब रहेगा तो क्या होगा कि जैसे ही आप एयर अंदर ब्लो करते हो तो वो खुल जाता है इस तरीके से, और एयर अंदर आ जाती है। अब अंदर वाली ही एयर इस पे बैक प्रेशर लगा के इसको क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो जैसे ही आप हवा देना बंद करते हो तो यही एयर इसको पैक कर देती है, और इसकी वजह से हवा जो है वो बाहर नहीं निकल पाती। सेम तरीके से बॉडी में जो हार्ट में या ब्लड वेसल में जो भी वाल्व्स है उनका क्या काम रहता है कि मान लो आपने कभी ये सोचा कि पैर में से ब्लड ऊपर आता है। मान लो कि ये ब्लड है, पैर में से ब्लड ऊपर आता है, नीचे क्यों नहीं चला जाता। तो उसमें ऐसा रहता है, मान लो कि ये वाल्व है इस तरीके से। अब क्या होगा, जब यहाँ से ब्लड जाएगा तो इस वाल्व को इस तरीके से धक्का देगा और ये ओपन हो जाएगी, और ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है यहाँ पे। अब यही ब्लड जो है इस पे बैक प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाल्व इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे, और ब्लड यहाँ पे बैठ जाएगा, और ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, यानी कि यहाँ से ब्लड जो है वो वापस नहीं जा पाएगा। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करने के लिए वाल्व होते हैं। तो वाल्व का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि भाई वाल्व क्यों होते हैं। वाल्व्स होते हैं फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, है ना, इन द बॉडी। यानी कि अगर ब्लड में है तो ब्लड का फ्लो कराते हैं, किसी और फ्लूइड जैसे किसी कहीं और पे होंगे तो उसका फ्लो कराने के लिए, एनी फ्लूइड, है ना। जीवन में वाल्व का यही काम होता है। तो आपको लिखना हो तो लिख लो कि वाल्व से जो होते हैं उसके फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद अपने हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं, तो आपको 7 वाल्व याद रखने हैं। ठीक है, 7 वाल्व्स होते हैं, कितने, 7। सबसे पहले समझना कि किधर किधर वाल्व्स होते हैं। मैं फिर से हार्ट बनाने जा रहा हूँ, मान लो कि अपना हार्ट है। ठीक है, थोड़ा गंदा बनेगा लेकिन चला लेना अभी। ये मान लो कि ये इस तरीके से आपका एक वाल्व, सॉरी वाल्व नहीं, एक हार्ट बना दिया अपन ने। अब ध्यान से समझना,
वाल्व की जरूरत किधर किधर पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बॉडी में यहाँ से ब्लड नीचे से ऊपर आता है, यानी कि ये क्या है आपका इंफीरियर वेना केवा। तो आप ये चाहोगे कि ब्लड वापस नीचे ना चला जाए, ये चाहोगे। तो पहला एक वाल्व अपन जो पढ़ेंगे वो कहाँ पे होगा, इंफीरियर वेना कावा में एक वाल्व होगा। दूसरा, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज होती है बहुत सारी, और जो हार्ट को सप्लाई करती है। और कोरोनरी वेन्स जो होती है वो राइट एट्रियम में खुलती है। ठीक है। तो दूसरा वाल्व जो अपन पढ़ेंगे वो कहाँ पे पढ़ेंगे, कोरोनरी साइनस में, क्योंकि कोरोनरी साइनस ही जो होता है वो ओपन होता है। ओके। पहला मैंने इंफीरियर वेना कवा बताया, दूसरा मैंने बताया कहाँ पे, कोरोनरी साइनस में। अब एक और वाल्व होता है, ये जो सुपीरियर वेना केवा है ना, वो बॉडी के अपर पार्ट से लाती है। तो क्या होता है कि अभी तो मान लो कि बॉडी के ऊपर से पार्ट से आने वाला है अगर ब्लड, तो कभी वापस नहीं जाने वाला है। ठीक है। लेकिन ये जो वाल्व होता है वो एसेसरी वाल्व होता है। एसेसरी बोलेंगे या ऐसा बोलेंगे कि अभी जो है वो फंक्शनल नहीं है। ये वाल्व क्या हो जाएगा, हाँ, ये वाल्व वापस चला जाएगा, मतलब इसमें कुछ वो होगा नहीं। तो याद रखना कि वेन्स में इंफीरियर वेना कावा के पास अभी भी वाल्व है, यानी कि एडल्ट कंडीशन में भी होता है। सुपीरियर वेना कावा का जो वाल्व होता है वो वाल्व अपन बोलेंगे कि समय के साथ साथ वो वाल्व क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। ओके, याद रहेगा। ओके। उसी तरीके से इंफीरियर वेना कावा का भी जो वाल्व है वो अभी भी वाल्व है, लेकिन याद रखना कि ये वाल्व भी क्या होता है, मस्कुलर वाल्व, मतलब यहाँ के जो मस्कुलेचर्स होते हैं उनके साथ मर्ज होके मस्कुलर वाल्व का फॉर्मेशन करता है। फिजियोलॉजिकल वाल्व, मस्कुलर वाल्व, ये आप आगे पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो। तो अपन को ये पता चला कि जो जो चीजें हार्ट में ब्लड ले जाएगी वहां पे वाल्व चाहिए। वैसे तो पल्मोनरी वेन्स भी ले जा रही है, लेकिन याद रखना पल्मोनरी वेन्स के पास कोई वाल्व नहीं होता। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरीज के पास होता है, यानी कि जो आर्टरीज जो है वो हार्ट से लंग्स में ब्लड ले जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी हार्ट से लंग में, उनके पास वाल्व होगा। और तो एक वाल्व वो पढ़ेंगे अपन। ओके। उसी तरीके से आप देखो राइट एट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल में खुलेगा। ठीक है। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा, तो वहां पे भी वाल्व है, क्योंकि एक बार एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया और हार्ट ने अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो कि ऐसा है ये सिस्टम, ये बॉटल ले लो आप, बॉटल पे एक मार्क कर लो। ठीक है। अब समझो बॉटल के बीच में आपने कुछ ऐसे लगा दिया, वाल्व जैसा लगा दिया। अब ऊपर से आपने पानी भरा, तो क्या होगा कि वाल्व से यहाँ पे नीचे आ गया पानी, लेकिन अगर वाल्व है तो थोड़ी देर इसको होल्ड करके रखेगा, फिर जब वाल्व खुलेगा तो पानी नीचे आ जाएगा। अब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इसको यहाँ से आगे भेजना है। पर मान लो कि यहाँ पे वाल्व है ही नहीं और आपने बॉटल को दबा दिया, तो क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा। इसीलिए ये बैक फ्लो, वेंट्रिकल का ब्लड वापस एट्रिया में ना चला जाए, इसीलिए वहां पे भी क्या चाहिए, हार्ट चाहिए। इतना समझ में आता है, हार्ट क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए। ओके। अब ध्यान से समझो, इस तरीके से दोनों एट्रिया से वेंट्रिकल में जब जाते हैं वहां पे भी हार्ट, सॉरी, वाल्व चाहिए। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि वेंट्रिकल की ओपनिंग्स पे भी वाल्व चाहिए, जैसे कि पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी सॉरी आर्टरीज में वाल्व चाहिए। उसी तरीके से ये अयोटा जो ओपन होता है तो अयोटा में भी क्या चाहिए होगा, वाल्व चाहिए रहेगा। इतना समझ में आता है तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। ओके, गुड। चलो, मैं आपको वाल्व लिखवा देता हूँ, कौन कौन से वाल्व कहाँ चाहिए। सबसे पहले अपन लिखते हैं सुपीरियर वेना कावा में कौन सा वाल्व चाहिए। ओके, तो लिखो सुपीरियर वेना कावा। यहाँ पे जो वाल्व होता है उसका नाम होता है हेवर्शियन वाल्व। याद रहेगा। ओके। दूसरा वाल्व लिखिए कोरोनरी साइनस में जो होता है वहां पे लिखिए, कौन सा, थेबेशियन वाल्व होता है वहां पे, थेबेशियन वाल्व होता है, याद रहेगा। चलो, उसी तरीके से 3 नंबर लिखो इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा में होता है यूस्टेशियन वाल्व। कौन सा वाल्व होता है, यूस्टेशियन वाल्व। ओके।
अब जो लोग एनसीईआरटी करते हैं उनके लिए वाल्व आ रहे हैं। देखो, राइट एट्रिया जो होता है वहां से राइट वेंट्रिकल में जो खुलता है वहां पे होता है, देखो राइट, ऐसे अगर मैं राइट को हिंदी में लिखूं, क्या लिखा मैंने, राइट लिखा। कितने वर्ड है, तीन है, तो याद रखना राइट से क्या होते हैं, तीन, राइट, तीन। तो यहाँ पे कौन सा वाल्व होगा, ट्राइकस्पिड। लेफ्ट लिखो, ये मेरा हिंदी थोड़ा खराब है लेकिन लेफ्ट लिखो, इसको लेफ्ट ही बोलते हैं। लेफ्ट में कितने वर्ड है, लेफ्ट दो, तो वहां पे कौन सा होता है, बाइकस्पिड वाल्व। याद रहेगा, राइट में तीन होते हैं, राइट, और लेफ्ट में दो होते हैं, लेफ्ट। चलो, समझ में आ गए। तो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में जो खुलता है उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा, अब कस्पिड क्या होता है वो समझो। एक्चुअली कस्प, देखो कोई भी ऐसा फिगर आपको दिखे ट्राइंगुलर, ऐसे उभरा हुआ फिगर, जैसे कि अपने दांत होता है ना, दांत में आप देखना, तो दांत अपने ऐसे होते हैं, अगर आपने देखे हो तो ये दांत ऐसा होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे करके उसके रूट्स, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन, किसी में चार, डेंटिस्ट्री करनी पड़ती है इसके लिए। इसको कस्प बोलते हैं, मतलब कहीं पे भी ऐसा उभरा हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कस्प। तो आप जब हार्ट में वाल्व देखोगे, मान लो कि ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है आपका, इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे कस्प होते हैं। तो जहाँ पे दो ऐसे मस्कुलर कस्प होते हैं और उससे वाल्व बनता है, तो दो मस्कुलर कस्प से जो वाल्व बनता है उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। और अगर वहां पे ऐसे तीन कस्प होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। याद रहेगा आपको। चलो, इतना समझ में आया तो बहुत है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। उसी तरीके से 5 नंबर में लिखो, लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है। लेफ्ट में कितने, दो वर्ड होते हैं, तो वहां पे लिखेंगे बायकस्पिड वाल्व। अब बायकस्पिड कस्पिड वाल्व जो है उसको मिट्रल वाल्व या मिट्रल वाल्व कुछ भी बोलते हैं, आपको जो बोलना हो बोल सकते हो। प्रोनाउंसिएशन का मेडिकल में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नाम आया तो इसको बोल दो मिट्रल वाल्व या मिट्रल वाल्व, है ना, जो आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हो। ओके, चलो, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज जो होते हैं वो कहाँ पे ओपन होंगे, लंग्स के पास जाएगी। तो पल्मोनरी आर्टरीज, अच्छा पल्मोनरी आर्टरीज के पास क्यों वाल्व होंगे, देखो ये आपके वेंट्रिकल है, ये क्या है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं। अब एक बार तो फ्लो वेंट्रिकल ने क्या किया, जैसे ही थ्रस्ट आया ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया और ये कहाँ जाना चाहिए, लंग के पास जाना चाहिए। लेकिन आप एक बात समझो कि अगर अगर यहाँ पे जो है वो वाल्व नहीं होगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से वाल्व यहाँ पे नहीं, ऐसा वाल्व यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे ही फिर से वेंट्रिकल का डायलेशन होगा ना, सारा ब्लड वेंट्रिकल में वापस आ जाएगा, है ना। ये डिसऑर्डर्स है, ये डिसऑर्डर में अपन पढ़ेंगे, स्टीनोसेंस होते हैं, इनकम्पिटेंस होते हैं, आज ये अभी पढ़ेंगे 2 मिनट बाद ही। तो ये वापस आ जाएगा, तो ये ना हो इसीलिए यहाँ पे वाल्व चाहिए। तो हार्ट के अंदर कुछ चीज आ रही है वहां पे भी वाल्व होते हैं, एक्सेप्ट आप याद रखना पल्मोनरी वेन्स में कोई वाल्व नहीं होते हैं, वो ऐसे ही ओपन होती है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, पल्मोनरी वेन्स में कोई वाल्व नहीं होते हैं, वो याद रखना, काम में आएगा आपको। तो पल्मोनरी आर्टरीज के पास होता है सेमी ल्यूनार वाल्व। अब ऐसा क्यों नाम दिया है, सेमी ल्यूनार वाल्व। देखो ल्यूनर का मतलब होता है मून शेप का, और सेमी ल्यूनार का मतलब होता है सेमी मून शेप का, मतलब कि हाफ मून। इस तरीके से ये शिकल शेप बन गया है एक्चुअली, पर ऐसे जैसे हाफ मून होता है ना, हाफ मून, हाँ उसके शेप का होता है। तो याद रखना पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो सेमी ल्यूनार में आता है। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे होती है, राइट वेंट्रिकल में होते हैं। तो याद रखना ये राइट वेंट्रिकल के पास ये वाल्व होता है। और अयोटा जो होता है उसके पास भी सेमी ल्यूनार वाल्व होता है, सेमी ल्यूनार वाल्व होता है, अच्छे से लिखते हैं।
और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। तो याद रखना कि अगर आपको कोई पूछे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, राइट सेमिल्यूनर वाल्व और लेफ्ट सेमिल्यूनर वाल्व। कोई पूछे कि भाई सेमिल्यूनर वाल्व, तो राइट सेमिल्यूनर वाल्व कहाँ पे है, आप क्या बोल सकते हो उसको, भाई राइट वाला पल्मोनरी जो वे आर्टरीज होती है वहां पे है, और लेफ्ट वाला कहाँ पे, एओर्टा के पास है। ओके, एक चीज आपको मैंने बोली वो याद रखना, पल्मोनरी वेन्स डू नॉट कंटेन्स एनी वाल्व, तो लिख लो उसको भी, पल्मोनरी वेन्स डू नॉट कंटेन्स एनी वाल्व। हर सेंटेंस का एक इम्पोर्टेंस होता है। जब अपन हार्ट का साइकिल पढ़ते हैं, पता है हार्ट का पूरा एक साइकिल होता है कि भाई उसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो कैसे होता है, कितने टाइम का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिसको वो आ गया ना, वो खुश हो जाना, ठीक है, अच्छी बात है। उस पे सवाल बहुत बने हैं नीट में, हाँ PYQs पे। हाँ, तो मैंने अभी आपको वाल्व की फंक्शन बताया कि भाई वाल्व क्यों होते हैं बॉडी में। तो लिखो, वाल्व्स ऑफ हार्ट, हार्ट के या कहीं पे भी अगर वाल्व्स है, that allows the flow of blood only in unidirection or one direction। इसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। समझ में आ रहा है आपको, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो कैसा होना चाहिए, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, या तो क्या होना चाहिए, वेंट्रिकल्स टू, वेंट्रिकल में से कौन सी दो जगह पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, अगर आपका राइट साइड का है तो, और अगर आपका लेफ्ट साइड है तो वहां पे कौन आएगा, एओर्टा। याद रहेगा इतना, ओके। इसका मतलब वाल्व जो है वो बैक फ्लो या बैकवर्ड फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। वाल्व्स प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, ठीक है, ओके। टोटल नंबर ऑफ वाल्व जो होते हैं वो 6 होते हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब चेंज होता रहता है। देखो थिबेशियन नहीं, मतलब वाल्व चेंज नहीं होते रहते हैं, डेटा चेंज होता रहता है। थिबेशियन या यूस्टेशियन वाल्व जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि थिबेशियन एंड यूस्टेशियन वाल्व्स merge into the musculature into the musculature of their respective veins after birth। ठीक है, तो ये बर्थ के बाद एक मर्ज हो जाता है, इतना याद रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि वाल्व देखो होते कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये ड्राइंग बनाई थी कि स्कीमेटिक डायग्राम है, मान लो ये आपका एट्रिया है, ऐसा एट्रिया का नीचे वाला पार्ट है, और उसी तरीके से मान लो कि आपका वेंट्रिकल का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से। अब वाल्व्स कैसे होंगे वो समझो। वाल्व जो होता है ना वो ऐसे होता है, ताकि क्या होगा कि यहाँ से ब्लड तो आएगा, लेकिन एक बार ऐसे आ गया तो इसको ऊपर की ओर ये नहीं खोल पाएगा। जैसे कि आप समझो, ये एक आपका दरवाजा है, मान लो कि ये दरवाजा बाहर की, जिस और दरवाजा खुलता है
उस और आप धक्का मारोगे, एक इंसान को पकड़ो यहाँ से और मान लो कि दरवाजा बाहर की ओर खुल रहा है और इधर इसको पटको जोर से, तो क्या होगा, दरवाजा खुल जाएगा और इंसान बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर दरवाजा बाहर की ओर खुल रहा है और दरवाजा बंद है और अपन बाहर से किसी को अंदर मारे, धक्का मारे, तो दरवाजे पे क्या होगा, अथड़ाएगा खरी, दरवाजे पे वो टकराएगा खरी, लेकिन उससे क्या होगा, अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि दरवाजा यहाँ से तो खुल ही नहीं सकता है ना। बाहर धक्का मारोगे तो बंद होगा दरवाजा, खोल के वो बाहर चला जाएगा। बस ऐसा ही है कि ब्लड अगर अंदर आना चाह रहा है यहाँ से, तो ये जो वाल्व है उसको धक्का मार के नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ से वापिस नहीं जा सकता। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 2D में मैंने डायग्राम बनाया है, इसलिए ये थ्रेड लाइक या आपको कॉर्ड लाइक दिख रहा होगा ऐसे, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, कस्प है। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप के होंगे, तो लिखो कस्प ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब जो भी वाल्व होते हैं ना, वो आपने देखा होगा इलास्टिक नेचर के होते हैं। जैसे कि साइकिल के मैंने पंप की बात की, तो वो साइकिल के अंदर जो वाल्व होता है वो भी इलास्टिक नेचर का होता है, रबर का होता है। वैसे ये भी इलास्टिक नेचर के हो गए। तो ये वाल्व ऐसे ऊपर ना आ जाए, अगर ये वाल्व ऊपर आ जाएंगे ना, तो क्या होगा भाई, वाल्व अगर ऊपर आ गए, मान लो कि दरवाजा जिस साइड खुलता ही नहीं है उस साइड भी अगर खुलने लगे, तो फिर दरवाजे का काम ही क्या हो जाएगा। ठीक है, बंद ही नहीं कर पाओगे। तो इसको यहाँ से कुछ फाइबर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे, ये जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है, यहाँ से कुछ फाइबर्स आते हैं और इसको यहाँ अंदर की ओर पकड़ के रखते हैं, ताकि रिवर्स डायरेक्शन में ना खुले। कैसे ना खुले, रिवर्स डायरेक्शन में ना खुले। तो ये जो आपके फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स को बोला जाता है कॉर्डा टेंडेनी, क्योंकि ये कॉर्ड लाइक होते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडेन, टेंडेने। और कॉर्डा टेंडेनी ऐसे मसल्स में एम्बेडेड होते हैं, या मस्कुलर पिलर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, और जिस मसल्स में ये ऐसे एम्बेडेड होते हैं उनको बोला जाता है पेपिलरी मसल्स। ऐसे वॉल लाइक अगर आपको बॉडी में कुछ भी दिख रहा है, तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, पेपिले बोल देते हैं। ओके, तो ये कौन से मसल्स हो गए आपके, पेपिलरी मसल्स। उस पे क्या एम्बेडेड है, कॉर्डे टेंडेन, और वो किससे जुड़े हैं, कस्प ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। किसको मेंटेन करेंगे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को। अगर वाल्व में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो क्या होगा, डिसऑर्डर्स ऑफ वाल्व, पहला लिखो, स्टीनोसिस हो जाता है, स्टीनोसिस ऑफ वाल्व। देखो, स्टीनोसिस ऑफ वाल्व मतलब क्या होता है, नैरोइंग ऑफ हार्ट वाल्व्स। आपके जो हार्ट वाल्व है वो नैरो हो गए, यानी कि इतनी उनकी लेंथ थी वो कम हो गई, इतनी हो गई। अब मान लो आपका दरवाजा इतना है और उस पर आपने इतना ही दरवाजा लगाया, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ब्लड फ्लो तो कंटिन्यूस शुरू रहेगा, चोर तो आ सकेगा। तो इसका मतलब अगर शॉर्टनिंग हो गई वाल्व की, है ना, नैरोइंग या शॉर्टनिंग कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये 3D होता है, तो नैरो होगा तब भी ओपन हो जाएगा, शॉर्ट होगा तब भी ओपन हो जाएगा। तो लिखो, स्टीनोसिस को बोलते हैं अपन नैरोइंग। देखो, स्टीनो का मतलब होता है नैरो, इन बायोलॉजी स्टीनो का मतलब होता है नैरो, तो यहाँ पे लिखो नैरोइंग ऑफ वाल्व। ओके, सेकेंड जो डिसऑर्डर है उसको बोलते हैं अपन इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू प्रिवेंट बैक फ्लो, यानी कि जितने अच्छे से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो लिखो इनएबिलिटी टू प्रिवेंट बैक फ्लो, यानी कि सब बराबर है, उनकी साइज वाइज सब बराबर है, लेकिन बैक फ्लो को वो, उनके पास उतनी ताकत नहीं है। बैक फ्लो ये वाल्व की कमजोरी है। ठीक है, और तीसरा होता है हार्ट मर्मर, यानी कि इन तीनों डिसऑर्डर, मतलब सॉरी, इन दोनों डिसऑर्डर या हार्ट के कोई भी डिसऑर्डर होगा ना, वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो उसकी वजह से आपको जो धक 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 जो साउंड आता है, एक्चुअली वो लब डब जो साउंड आता है, एक्चुअली वो ना के मरमर साउंड आएगा। मरमर मतलब ऐसे आप समझो कि एक फ्लो है, फ्लो के बीच में मान लो कि एक पाइप का फ्लो है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पहले आप यहाँ पे नॉर्मल फिंगर रख के आप पाल्पेट करो, तो आपको
पता चलेगा कि हाँ अंदर से कुछ फ्लूइड जा रहा है। लेकिन अब क्या करो कि बीच में से पाइप को दबा दो, तो आपको यहाँ पे टर्बुलेंस फ्लो दिखेगा। तो वो टर्बुलेंस जो होता है ना, वो मरमर साउंड देता है स्टेथोस्कोप में। हाँ, स्टेथोस्कोप में कौन सा साउंड देता है? मरमर देता है। तो लिखो हार्ट मरमर। हार्ट मरमर। और ये होता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड। क्यों होता है? ऊपर वाले दो की वजह से। तो इतने वाल्व आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर कुछ याद नहीं रख रहा है तो दो सेमिल्यूनार को याद रखेंगे और दो किसको याद रखेंगे अपन? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो है ना, कस्पिड वाल्व। कोई पूछे कस्पिड वाल्व कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक बाइकस्पिड होता है, एक ट्राइकस्पिड होता है। और कोई पूछे सेमिल्यूनार कितने होते हैं, तो वो भी दो होते हैं। कहाँ होते हैं, याद रखना। सेकेंड टॉपिक लिखो, वॉल्स ऑफ हार्ट। हाँ, अभी कोई बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो वाल्व के अंदर ही साउंड क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? सुनो, साउंड ऑफ हार्ट जो होता है ना, उसको अपन फिर से कवर करेंगे। उसमें फिर से मैं आपको वाल्व बताऊंगा कि कौन से वाल्व के ओपनिंग क्लोजिंग से कौन सा साउंड होता है। उसमें अपन दो ही देखेंगे, कस्पिड वाल्व और सेमिल्यूनार वाल्व होता है। उनके क्लोजिंग से, ओपनिंग से कुछ नहीं होता है ना। क्लोजिंग से जो साउंड आता है उसको अपन देखेंगे। अभी पहले टॉपिक डालो वॉल्स ऑफ हार्ट। उसमें पहला लिखो एट्रियम। एट्रियम या तो एट्रिया। एट्रियम की वॉल्स कैसी होती है? इनर वॉल। तो आप जब एट्रियम की इनर वॉल को देखते हो ना, ऐसे, तो वो आपको मस्कुलर दिखती है। उसके अंदर इस तरीके से ऐसे मसल्स होते हैं। आपने कभी ये पैटर्न देखा है, ऐसा वाला? कैसा दिख रहा है ये? कंघी होती है, कॉम्ब। कोम्ब होता है ना, उसके जैसा है। हाँ, तो ये कोम्ब लाइक होता है। और इस पैटर्न को बोला जाता है पेक्टिने। पेक्टिन पैटर्न बोला जाता है ना। तो लिखो एट्रियम की जो वॉल्स होती है, इनर वॉल्स, उस पे इस तरीके से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इनर वॉल ऑफ एट्रिया हैज मस्कुलर ridges called musculi pectinate. मस्कुलाई पेक्टिने। ओके। अच्छा, अब आप ये समझो कि ये पेक्टिने जो होता है ना, वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना। और ये कैसे होता है? कोम्ब लाइक होता है। तो ये दैट रन्स फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स एवी फोराmen, towards AV foramen, giving appearance of teeth of comb, है ना। यानी कि कंघे के जो वो होते हैं ना, दंती, उसके जैसा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाँ, इसको कुछ लोग कोम मसल भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका जो एक्चुअल नाम है वही बोलना चाहिए, और उसका एक्चुअल नाम क्या है? मस्कुलाई पेक्टिनम। ओके, चलो। तो ये ऐसे होते हैं। वेंट्रिकल्स की अगर मैं बात करूँ, है ना, एट्रिया में आपको पूरी शॉर्ट नोट कभी कभी पूछ लेते हैं। ये तो आपको सिर्फ दो लाइन याद रखनी है, तो अभी के लिए दो लाइन याद रखो। वेंट्रिकल्स में लिखो, सी वेंट्रिकल्स इज सिंपल। यहाँ पे मस्कुलर रिजिस होते हैं। क्या होती है? मस्कुलर रिजिस होती है। और इन मस्कुलर रिजिस को क्या बोला जाता है? ट्रेबेक्युले कार्निया। ट्रेबेक्युले कार्निया। ठीक है। या तो इनको बोला जाता है
कॉलम कार्निया, कॉलम कार्निया। ओके, ये जो मस्कुलर रिजिस होती है, रिज क्या होती है आपको पता है? ऐसे लाइनिंग्स होती है ना, उसको रिज बोलते हैं। ऐसे उपसी हुई, ऐसे उभरी हुई जो लाइनिंग्स होती है उसको रिजिस बोलते हैं। ये रिजिस ऐसे कंटिन्यू होती है मसल्स में, और यहाँ पे पिलर्स लाइक मसल बनाते हैं। ठीक है, तो जो पिलर्स लाइक मसल को मैंने अभी ऊपर क्या बताया था, इनको क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स। तो लिखो दिस रिजिस कंटिन्यूअस पेपिलरी मसल्स। और पेपिलरी मसल्स का काम क्या होता है? कॉर्डा टेंडेनी को पकड़ना, और कहीं ना कहीं कॉर्डा टेंडेनी जो है वो फाइब्रस एक्सटेंशन किसका है? पेपिलरी मसल्स का। एंड एंड फॉलोड बाय कॉर्डा टेंडन, कॉर्डे टेंडन, इसको अपन बोलते हैं कि कॉर्डा टेंडेनी जो होते हैं ना, दीज आर फाइबर्स, ये कोलेजिनस फाइबर्स है, कोलेजिनस एंड इनइलास्टिक। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? वाल्व्स को रेगुलेट करते हैं, वाल्व्स रेगुलेशन का काम ये करते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं? कॉर्डा टेंडेनी, फिर से लिखो, इनका एक और काम होता है, दैट प्रिवेंट्स कोलेस्पिंग ऑफ फ्लैप्स ऑफ एवी वाल्व्स बैक इनटू, कहाँ पे? एट्रिया। वापिस से एट्रिया में बैक नहीं होने देगा। देखो ये सब मैंने आपको बता दिया है, आपको थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको बॉटल वाला एग्जाम्पल दिया था, मान लो ये वेंट्रिकल यहाँ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो धक्का मारेगा, और इन्होंने अगर यहाँ से पकड़ नहीं रखा होगा तो क्या होगा? वाल्व बैकवर्ड में खुल जाएंगे, तो उसको पकड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, एक ये असर्शन रीजन में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसको याद रखना कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इज 3 टाइम्स थिकर, कितना? 3 टाइम्स थिकर होता है देन राइट वन। ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैज टू, इनको पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, हैज टू सप्लाई ब्लड टू ऑल द ऑर्गन और ऑल द बॉडी पार्ट्स, टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। समझ में आया आपको? ओके, तो इसीलिए राइट, देखो राइट साइड जो होता है ना, उसको बॉडी में नहीं सप्लाई करना होता है, उसको सिर्फ लंग के पास भेजना होता है, जबकि लेफ्ट वाले को कंट्रेक्शन करके पूरे बॉडी में सप्लाई करना होता है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, ये वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल तो बड़ा है, लेकिन वेंट्रिकल में से अयोटा निकलता है, और अयोटा में से क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज निकलेगी, इस तरीके से ब्रांचेस होगी। अब समझो कि जैसे जैसे वेंट्रिकल से दूर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? थिकनेस कम होती है आर्टरीज की, और सबसे थिनेस्ट थिकनेस कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर्स की होती है। तो अगर आप ध्यान से घर पे भी ऐसा प्रैक्टिकल कर लेना, अब क्या करना कि बॉटल में पानी लेना, बॉटल से एक बड़ा सा पाइप जोड़ना, और बड़े के पाइप के साथ क्या करना, ऐसे मत करना, रुक जाओ मैं आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो बता देता हूँ। मान लो आप क्या करना, घर पे एक बॉटल लेना, ये बॉटल ली, ठीक है, इस बॉटल के साथ एक बड़ा पाइप जोड़ना, बड़े पाइप के साथ कैपिलरीज यानी कि छोटे छोटे पाइप जोड़ना, और
बहुत आगे जाके मतलब बहुत ही दूर जाके क्या करना है, बहुत छोटी-छोटी पाइप जो आरओ वाटर की पाइप्स आती है ना उनको जॉइंट करना और पैसिव फ्लो करवाना। पैसिव फ्लो करवाना तो उससे क्या होगा कि भाई वाटर को क्या है जहाँ ज़्यादा जगह मिलेगी वहाँ इज़िली चली जाएगी। लेकिन जैसे ही कैपिलरीज़ आएगी ना, वो क्या करेगी अगर उनको पूरता प्रेशर नहीं मिला, इनफ प्रेशर नहीं मिला, तो वो यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ेगा। और अपने बॉडी में तो आप सोचो कि ब्रेन के पास तो बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट वेसल्स होती है, अगर वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचा तो क्या होगा? तो इसीलिए इनके मसल्स इतने थिक होते हैं कि ये क्या करते हैं, इतना थ्रस्ट जनरेट करते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन कि भाई हर बॉडी पार्ट में और हर वेसल को इनफ प्रेशर मिल पाए। याद रहेगा इतना? तो याद रखना कि इसीलिए वेंट्रिकल जो होते हैं वो इनको थिकर वॉल मिलती है ताकि वो सभी बॉडी पार्ट को इनफ ब्लड सप्लाई दे पाए। ओके, एक एक और है, लाइन लिखनी हो तो लिख लो, ये अभी कुछ काम में नहीं आएगी। प्रोमिनेंट मस्कुलर ट्रेबेकुलम होते हैं। प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल्स, है ना, फॉर सपोर्ट। ये क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं सिर्फ। जो मैंने आपको क्या बताया, ट्रेबेकुलम बताया। ट्रेबेकुलम किसको बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स जो होते हैं उनके पहले जो रिजिस बनती है ना, उसको अपन ट्रेबेकुलस बोलते हैं। मस्कुलर रिजिस होती है। तो राइट वेंट्रिकल में प्रोमिनेंटली दिखते हैं वो, और उनको बोला जाता है मॉडरेट बैंड। क्या बोला जाता है? मॉडरेटर बैंड। तो ये याद रखना, अगर किसको याद रखना हो तो याद रखना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन इससे। सी, इतना समझ में आया आपको? अब समझता है कि कंडक्शन पार्ट क्या होता है। एक काम करना, आज एक होमवर्क है आपका। होमवर्क क्या है? ब्लड डेवलपमेंट होता है ना, उसका एनिमेशन देखना। अगर मैं कल वीडियो ला पाया तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपको पता चलेगा एक ब्लड वेसल्स होती है, वो मॉडिफाई होती है। ये क्या है? ब्लड वेसल है, ये मॉडिफाइड होती है। और उसमें से पूरा आपका हार्ट इस तरीके से, जो भी है हार्ट, वो बनता है। पहले ऐसे बनेगा, फिर उसमें अयोटा बनेंगे, इस तरीके से पल्मोनरी जो वेसल्स है वो सब बनेंगे, और इस तरीके से हार्ट पूरा बनता है। इसका एनिमेशन देखना। और इस एनिमेशन का कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये एनिमेशन देख लेना है। इसका मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूँ, और कंक्लूजन ये है, ध्यान से समझना कि आपका जो हार्ट है ना, हार्ट इज मॉडिफाइड ब्लड वेसल। हार्ट कुछ नहीं है, ब्लड वेसल में मॉडिफिकेशन हो गया। कौन कौन से मॉडिफिकेशन होंगे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है मस्कुलर। मस्कुलर मॉडिफिकेशन यानी कि हार्ट के पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी होती है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। दूसरा, न्यूरल मॉडिफिकेशन, यानी कि नोडल टिश्यू बनते हैं हार्ट में। भाई हार्ट इतना धड़क धड़क करता है, वो कौन करवाता है? तो आप पढ़ोगे ऐसे नोड होता है, एवी नोड होते हैं। ठीक है, तो नोडल टिश्यू यानी कि न्यूरल में क्या होगा, नोडल टिश्यू होंगे, कुछ फाइबर्स होंगे, ये सब आ जाएंगे। तो ये सारे मॉडिफिकेशन हार्ट को क्या बनाते हैं? हार्ट बनाते हैं ब्लड वेसल में से। ओके, अब आपने सुना होगा कि भाई अपना जो हार्ट है ना वो मायोजेनिक है। ध्यान से समझना, अपना जो हार्ट है ना वो कैसा है? मायोजेनिक। लेकिन किन्हीं किन्हीं का हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। अब दोनों में फर्क क्या है भाई? दोनों में फर्क क्या है? तो ध्यान से समझना। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है कि हार्ट जो है ना, हार्ट ऐसा उसका मसल था, ऐसे बहुत सारे मसल थे, उनमें से एक मसल ने ऐसा बोला कि भाई बार बार
पहले क्या होता था कि भाई अपने को सोचना पड़ता था कि भाई हार्ट धड़कना पड़ेगा, धड़काना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ता था। आज आपको सोचना पड़ रहा है? नहीं, हार्ट खुद धड़कता रहता है। तो क्या इसमें से एक ऐसा जो मसल था उसने सोचा कि भाई मैं मॉडिफाई हो जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि ये जो नर्व्स आ रही है ना, उनसे सीख लेता हूँ कि ये कौन से सिग्नल लाते हैं, और वो सिग्नल मैं खुद में बना लेता हूँ और मैं खुद वो सिग्नल बनाऊंगा। तो हार्ट का ही एक मसल मॉडिफाइड होके न्यूरोजेनिक मसल बन गया। तो इसीलिए इसको कौन सा हार्ट बोलते हैं अपन? मायोजेनिक हार्ट, यानी कि खुद मसल ही पेसमेकर का काम करता है, खुद मसल ही कॉन्ट्रैक्शन के लिए कंडक्शन देने का काम करता है, खुद मसल ही सिग्नल देने का काम करता है, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट में कैसा होगा? जब जब वो नर्व जो है वो सेंसेशन लाएगा तब तब वो हार्ट धड़केगा, जैसे ही नर्व ने सेंसेशन लाना बंद कर दिया वो हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा। याद रखना, अपने हार्ट में अगर अपने नर्व सप्लाई बंद कर देते हैं तो हार्ट धड़कना बंद नहीं होता है, हाँ इरेगुलर होता है। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। ये हार्ट है अपना, ठीक है। राइट एट्रिया में यहाँ पे ऐसे नोड होता है, क्या होता है? ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड क्या करता है? हार्ट को धड़काने के लिए सिग्नल देता है। वो सिग्नल देता है एबी नोड को। वो किसको सिग्नल देता है? एबी नोड को। अब एबी नोड को क्या करना है, ध्यान से समझना। एबी नोड जो है वो सिग्नल को लेता है और वो आगे कंडक्शन पाथवे में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एबी नोड से आगे जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बंडल ऑफ हीस के फाइबर्स होते हैं और वो आगे जाके इस तरीके से दोनों वेंट्रिकल्स में कंडक्शन पाथवे बनाते हैं। मतलब ऐसे नोड खुद कैपेबल है कि वो क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है, साथ ही में वो ट्रांसफर कर सकता है। उसी तरीके से इसकी भी एवी नोड की भी कैपेसिटी होती है। याद रखना, कंडक्शन पाथवे में हर टिश्यू के पास जितने भी ये सारे इन टिश्यू को अपन नोडल टिश्यू बोलेंगे, ओके। तो जितने भी नोडल टिश्यू है इन सबके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इनको बाहर से कोई एक्स्ट्रा कार्डियक का मतलब होता है बाहर से कोई भी सिग्नल की जरूरत नहीं है। तो आपने एक नर्व सुनी होगी जिसका नाम है क्या? वेगस नर्व। वेगस नर्व मेंटेन करती है वेगल टोन। तो वेगस नर्व क्या करती है? तो वेगस नर्व ने देखा कि भाई हार्ट के पास कैपेबिलिटी तो है कि वो कंट्रैक्शन कर सकता है, मतलब उसके पास एक्साइटेबिलिटी का जो फंडा है ना। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या? कि कंडक्शन जो प्रोड्यूस करने का, उसको ट्रांसफर करने का ये जो फंडा है वो बहुत बढ़िया बात है, वो कर सकता है। तो फिर हमें वेगल टोन की क्यों जरूरत पड़ी? तो वेगल टोन जो है वो इसको मेंटेन करता है, मतलब इसको सप्रेस करके रखता है कि ये ज्यादा ना हो जाए। आपको अगर पता ना हो तो ऐसे नोड जो है ना वो 100 बीट्स पर मिनट 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से धड़कने की कैपेसिटी रखता है, वो इतनी बीट्स प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन वेगल टोन जो होता है, वेगल नर्व उसको सप्रेस करती है, तो अपन बोलते हैं कि भाई 72 से 80 टोन ये प्रोड्यूस करता है। इतना समझ में आता है? अब क्या होता है, ध्यान से समझना, कि अगर अपन ने वेगल टोन को सप्रेस कर दिया, मतलब इसको काट दिया, वेगल नर्व को काट दिया, वेगल नर्व को अगर अपन काट देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये 100 से धड़कने लगता है, मतलब हार्ट जो होता है वो क्या बन जाता है? एरिथमिक बन जाता है। एरिथमिक बन जाता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एरिथमिक मतलब कि हाँ पहले जो हार्ट इस तरीके से, ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी अपन ईसीजी पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे कि पहले जो है ना हार्ट वो इस तरीके से धड़कता था। आपने देखा होगा ईसीजी, है ना, इस तरीके से धड़कता था। लेकिन अब एरिथमिक हो गया। एरिथमिक में कुछ भी हो सकता है, ये चेंज हो जाए, ये ऐसा हो जाए, या आप देखोगे कि पीक्यूआर या टी ये सब जो होते हैं ना, वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और इन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एरिथमिया। इसीलिए वेगल टोन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें आप याद रखना। जैसे कि इस ऐसे नोड जो है ना वो काम करना किसी में बंद हो जाती है ना, तो अपन बाहर से, आपने बहुत लोगों के छाती पे देखा होगा कि बोलते हैं ना बैटरी लगाई है, वो बैटरी नहीं होती, उसको बोलते हैं पेस मेकर। यहाँ पे चेस्ट पे पेस मेकर लगाया जाता है और उसके वायर जो है ना वो ऐसे नोड में, ऐसे हार्ट में दिए जाते हैं। मतलब ऐसे नोड की कैपेसिटी खराब हो गई या बिगड़ गई या वो अभी कैपेबल नहीं है, तो अपन क्या करते हैं कि बाहर से ये जो पेस मेकर है उससे अपन एक्साइटेबिलिटी देते हैं हार्ट को। तो ये एक याद रखना है पॉइंट, कि अपन एक्स्ट्रा जो है ऐसे नोड यानी कि पेस मेकर लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा एक चीज याद रखना, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी,
आपने हार्ट ट्रांसप्लांट सुना है? तो जब हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो एक चीज याद रखना, हार्ट ट्रांसप्लांट में वेगस नर्व को वापस से नहीं जोड़ा जाता। याद रखना है, क्योंकि आप जो हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ठीक है, उसमें वेगस नर्व को वापस से अपन नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? देखो, वेगस नर्व जो है, वेगल टोन है, वो उसको सप्रेस करने का काम करता है। लेकिन जब नया हार्ट आता है तो वो अकोमोडेट होता है विद द न्यू बॉडी। उसको पता नहीं है कि ये हार्ट कैसे धड़कना है, इसीलिए अपन पहले तो हार्ट का वेट है, मतलब बॉडी का वेट है, उसके हिसाब से हार्ट ढूंढते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन फिर भी इस हार्ट को अकोमोडेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बाहर जब ये हार्ट था तब ये जिंदा था, यानी कि ये लिविंग टिश्यू था, लेकिन ये धड़क नहीं रहा था। जैसे ही इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ब्लड सप्लाई दिया जाता है, हार्ट धड़कना शुरू होता है। पहले इसकी स्पीड या तो कम होगी, कहीं में ज़्यादा होगी, ये स्पीड सेटल होता है और ये हार्ट अपने आप अकोमोडेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी। इसीलिए ट्रांसप्लांटेड हार्ट में अपन वेगल टोन को नहीं जोड़ते। इफ इनिशियली ही जोड़ दिया गया तो ये क्या करेगा, उसको ही सप्रेस करने का काम कर देगा। ये सब बाहर की बात थी। आपको न्यूरोजेनिक मायोजेनिक याद रखना है। ह्यूमन हार्ट कौन सा है वो बताओ मेरे को। मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब, मायो का मतलब होता है मसल। मायो का मतलब, ये वर्ड है ना मैं जो बोल रहा हूँ, मायो का मतलब मसल होता है, मैक्यूला का मतलब, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मैक्यूला का मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ, पॉइंटेड टिश्यू होता है, ये सब याद रखना सारे चीजें। जैसे ल्यूटियम होता है तो उसका मतलब येलोइश होता है। अब ये कहाँ काम में आएगा, जब अपन कॉर्पस ल्यूटियम पढ़ेंगे, तो कॉर्पस मतलब बॉडी होता है ना, कॉर्पस कैलोसम। तो जहाँ जहाँ कॉर्पस आता है उसका मतलब बॉडी होता है, ल्यूटियम का मतलब येलो होता है। तो जो येलो कलर की ल्यूटियम का मतलब आपको एक और भी पता होगा कि ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। ओके। फिर कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है। ये सब कहाँ बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब ये अपन को पता चलेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, मैं आपको अभी इम्पल्स कंडक्शन के बेसिस पे दो हार्ट बता रहा हूँ, है ना। याद रखना कि टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन यानी कि हार्ट खुद कंडक्ट कर रहा है या बाहर से उसको किसी टिश्यू की जरूरत है, उसके हिसाब से अपन इम्पल्स कंडक्शन को वो करते हैं कि भाई इम्पल्स कंडक्शन कैसा होगा। अब इम्पल्स कंडक्शन की जहां तक बात है, ध्यान से समझना। मैं आपको जो हार्ट बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। पहला पहला जो हार्ट होगा वो होगा अपना न्यूरोजेनिक हार्ट। कौन सा? और दूसरा हार्ट होगा वो कौन सा होगा, मायोजेनिक हार्ट। ठीक है। अब आपको तो पता ही है कि न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक में क्या का आपको याद रखना है। याद रहेगा ना? ओके, देखते हैं। चलो, सबसे पहले डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पे बीच में लाइन खींच लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये बात बताओ, न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है उसमें पेसमेकर कहाँ होता है और मायोजेनिक में पेसमेकर। पेसमेकर मतलब कंडक्शन टिश्यू कहाँ पे होता है, ठीक है, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक में। तो इसके लिए एक चीज याद रखो, न्यूरोजेनिक मतलब उसको नर्व सप्लाई चाहिए, मायोजेनिक यानी कि मसल के अंदर होगा। न्यूरोजेनिक में उसको नर्व सप्लाई चाहिए, मायोजेनिक में उसके मसल के अंदर ही होगा। तो इससे अपन लिखेंगे, लिखो, पेसमेकर ऑफ हार्ट इन न्यूरोजेनिक हार्ट। पेसमेकर का मतलब क्या होता है, एक पेस जनरेट करता है, एक वोल्टेज डिफरेंस जनरेट करता है, उसको पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर ऑफ हार्ट इन न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है कार्डियक गैंग्लियन के रूप में, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कार्डियक गैंग्लियन प्रेजेंट आउटसाइड द आउटसाइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, कितनी चीजें पता चली। सबसे पहले एक बात समझो, ये प्रेजेंट होता है कार्डियक गैंग्लियन के रूप में, और कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड ऑफ द हार्ट। याद रहेगा, आउटसाइड ऑफ द हार्ट, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को ये बताओ मायोजेनिक हार्ट में क्या सिस्टम होता है।
तो मायोजेनिक हार्ट में लिखो पेस मेकर ऑफ हार्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो विद इन द हार्ट प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर। ओके, मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर, तो लिखो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। और इन मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स को क्या बोला जाता है, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू ये प्रेजेंट होते हैं विद इन द हार्ट मसल्स, विद इन द हार्ट मसल्स। इतना समझ में आया, नोडल टिश्यू याद रखना है आपको, और ये प्रेजेंट होते हैं विद इन द हार्ट मसल्स। ओके, चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो भी पेस मेकर है, जैसे कि अपन ने बताया कि भाई मान लो कि ये न्यूरोजेनिक हार्ट है, ये न्यूरोजेनिक हार्ट है, और ये कौन सा है, मायोजेनिक हार्ट। तो मैंने ये बताया कि भाई न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है उसमें पेस मेकर हार्ट के बाहर प्रेजेंट होता है, ये हार्ट है तो ये बाहर प्रेजेंट होता है, जबकि मायोजेनिक में हार्ट के अंदर ही ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, एवी नोड, फिर ये बंडल ऑफ हीस और पर्किंजे फाइबर्स, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको सप्लाई कौन करता है, तो इनको दोनों को सप्लाई कौन करता है, तो देखो न्यूरोजेनिक में तो मैंने आपको क्या बताया, नर्व गैंग्लियन सप्लाई करती है, तो वो इसने कर दिया। मायोजेनिक में ये खुद से सेल्फ एक्साइटेबिलिटी होती है, मतलब खुद से ये कंडक्शन जनरेट करते हैं। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखना कि एक बाहर से मान लो कि इसमें एक और नर्व होती है, वो होती है वेगल नर्व। कौन सी नर्व होती है, वेगल नर्व। अब वेगल नर्व जो है, और दूसरी भी नर्व होती है जो कि हार्ट रेट इंक्रीज करने का, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्व्स होगी ना, वो हार्ट रेट इंक्रीज करने का काम करेगी, और पैरासिम्पैथेटिक में वेगल नर्व होती है जो कि इसको हार्ट रेट को कम करने का काम करती है। तो इस मायोजेनिक में ये दोनों नर्व सप्लाई अपन ने खत्म कर दिया है ना, तो भी हार्ट रुक नहीं जाएगा, हाँ वो एरिथमिक हो जाएगा। लेकिन न्यूरोजेनिक में आपने कोई भी नर्व सप्लाई को बंद किया तो हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी। समझे, तो इसमें लिखो कि पेस मेकर जो सप्लाई करते हैं वो किससे होते हैं, नर्व से होते हैं। तो लिखो पेस मेकर इज सप्लाइड बाय नर्व, पेस मेकर इज सप्लाइड बाय नर्व्स। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। एंड इफ, भैया याद रखना, इफ नर्व है वो कट हो गई तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी, स्टॉप। एंड इफ नर्व सप्लाई कट ऑफ तो हार्ट बीट रुक जाएगी। हंट नहीं है, ये हार्ट है। हार्ट बीट स्टॉप, रुक जाएगी। लेकिन वहीं पे मायोजेनिक में लिखो हार्ट इज कंटिन्यूअस बीटिंग, कंटिन्यूअस बीटिंग, और फंक्शनल, फंक्शनल है ना, फंक्शनिंग इवन आफ्टर नर्व सप्लाई इज कट, इवन आफ्टर नर्व सप्लाई इज कट ऑफ। ओके, बट एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बीट्स बिकम एरिथमिक, बीट्स बिकम्स एरिथमिक। तो इसको बोलते हैं एरिथमिया बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ अपने केमिकल्स पढ़ोगे, जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ोगे तब आप कुछ केमिकल पढ़ोगे, जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तब भी आप कुछ केमिकल्स पढ़ोगे। तो उन केमिकल्स की हार्ट पे क्या असर होती है, आपने एसिटाइल कोलिन सुना है,
और नहीं सुना है तो आप सुनोगे, तो सिर्फ लिख लो, एसिटाइल कोलिन जो होता है ना, ये पैरासिम्पैथेटिक होता है, ये सिंपैथेटिक होता है। तो ह्यूमन में ये पैरासिम्पैथेटिक होता है, और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है कि ये रिलैक्स करता है चीज़ों को। तो मायोजेनिक हार्ट में एसिटाइल कोलिन जो होता है, दैट डिक्रीज हार्ट रेट, दैट डिक्रीज हार्ट रेट। जबकि वही एसिटाइल कोलिन जब न्यूरोजेनिक हार्ट में जाता है, तो वो क्या कर देता है, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, ये स्टडी बेस्ड होता है। अभी के लिए आप सीधा याद रखो, इसका केमिकल मैकेनिज्म क्या होता है वो आप आगे जाके पढ़ना। ओके, ईसीजी कैसे मिलता है अपना? ईसीजी पता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। देखो ईसीजी कैसे मिलता है, तो ईसीजी इसमें होता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है कि इसमें ईसीजी जो मिलता है वो ऐसे ऑसिलेशन के रूप में मिलता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप मायोजेनिक हार्ट में ईसीजी देखोगे तो वो आपको डेफिनेट वेव्स के रूप में मिलेगा, डेफिनेट वेव्स के रूप में मिलेगा। अब वेव्स कैसे मिलती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप जब भी हार्ट रेट का वो बनाओगे, ईसीजी देखोगे, किसी भी पेशेंट का देखना, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट आप वेव को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की आपको वेव्स मिलती है। इसको बोलते हैं पी, फिर ये ट्राइंगल होता है उसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं टी। फिर से यहाँ से पी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलते हैं टी। इस तरीके की आपको वेव्स मिलती है, याद रहेगा। इनके एग्जाम्पल्स याद रख लो कि न्यूरोजेनिक हार्ट किस में होता है। तो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उन सब में, इनवर्टिब्रेट्स, ऑल इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट, याद रखना, मोलस्क में मायोजेनिक हार्ट होता है। कैसा होता है, मोलस्क जो होते हैं उनमें मायोजेनिक हार्ट होता है। ये मैं एनिमल किंगडम में आपको डिटेल में बताऊंगा कि मोलस्क में क्यों मायोजेनिक हार्ट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। अभी के लिए सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे, ऑब्वियसली बात है, मोलस्क आ जाएंगे। ठीक है, और सी ई एस लिख दो भाई, इसमें मोलस्क आ जाएंगे, और दूसरे सारे के सारे कॉर्डेट्स, सारे के सारे कॉर्डेट्स आ जाएंगे। ठीक है, हाँ कॉर्डेट्स आ गए मतलब वर्टिब्रेट सारे आ ही गए उसमें। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, अपन तो ये चैप्टर पूरा किसके लिए पढ़ रहे हैं, ह्यूमन हार्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज से इधर से ही अपन शुरू कर देते हैं, कैसा, ह्यूमन हार्ट। मैंने ऑलरेडी आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी है। जैसे कि क्या बताया मैंने आपको, ध्यान से समझो। ह्यूमन हार्ट्स में मैंने आपको क्या बता दिया है, वाल्व्स ऑफ हार्ट बता दिए मैंने आपको। क्या बताया है, वाल्व्स ऑफ हार्ट बताया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो वॉल्स ऑफ हार्ट बताई है मैंने यहाँ पे आप देखो तो आपको वॉल्स ऑफ हार्ट बताए हैं। उसके बाद आप देखो, वॉल के बाद क्या बताया है कि भाई टाइप्स ऑफ हार्ट कैसे रहते हैं, कि भाई न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक हार्ट रहते हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्ट देख लो आप, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल कंडक्शन, कि भाई इम्पल्स कहाँ से जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से। और आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो कैसा है, ह्यूमन हार्ट का बेसिक शुरू करेंगे, कि उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसमें मॉर्फोलॉजी में कौन कौन से फीचर आपको ध्यान रखने हैं वो सब। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट में अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन हार्ट की कोई आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आपको क्या लिखना है, तो लिखोगे आप मायोजेनिक नेचर का होता है। मायोजेनिक मतलब ऑटो एक्साइटेबल होता है ये। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, और ये स्केमेटिक डायग्राम है, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको ह्यूमन हार्ट ऐसा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या बना दिया है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ
फोकस करना है स्ट्रक्चर पे, है ना। ड्राइंग कैसी भी हो, आई नो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, लेकिन कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मैं 4 चैम्बर आपको बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये है अपना पहला चैम्बर, यानी कि यहाँ पे होगा आपका राइट एट्रियम। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा हार्ट नहीं होता है, ये एक स्केमेटिक डायग्राम है। ये है राइट एट्रियम। उसके बाद उसके बाजू में है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, उससे छोटा होगा थोड़ा। उसके बाद आप सबसे बड़ा वेंट्रिकल देखोगे, वो होगा कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसका मेरे को आपको बताने की जरूरत है, ये कौन कौन से एट्रिया वेंट्रिकल मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं? अगर है तो एक बार देख लो। ये यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो है आपका राइट एट्रिया। ये आपका कौन सा है? लेफ्ट एट्रिया। ये कौन सा है आपका? राइट वेंट्रिकल। और ये आपका कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो, अब आगे बढ़ते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में देखने को क्या क्या मिलता है। अपन नोडल टिश्यू की बात करेंगे। अब समझो नोडल टिश्यू क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई हार्ट के जो मसल्स है ना, उनमें से कुछ मसल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं एक टिश्यू में, और वो नोड्स बना देते हैं। नोड्स क्या होता है? नोड्स पता है आपको? गांठ, जैसे आप धागे पे नोड्स लगाते हैं, वैसे एक नोड के फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। और इनके पास एबिलिटी होती है कि ये जनरेट कर सकते हैं कुछ भी जनरेशन, जैसे कि कंडक्शन जनरेट करने का ये काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है एक नोड, जिसको अपन ने नाम दिया था एस ए नोड। क्या नाम दिया था? एस ए नोड। एस ए नोड, इसका पूरा नाम होता है साइनो एट्रियम नोड। साइनो एट्रियम या तो साइनो एट्रियल नोड, ओके। अच्छा, इसको नोड ऑफ केथ एंड फ्लाक भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा था। लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है राइट, याद रखना, राइट ऑफ राइट एट्रियम, मतलब राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट होता है। तो ये राइट एट्रियम है, उसके भी राइट साइड, यानी कि यहाँ पे राइट वॉल पे ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मैं एक नोडल टिश्यू बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये मैंने एक नोडल टिश्यू बनाई है यहाँ पे। इसका नाम क्या रखा है अपन ने? एस ए नोड। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? एस ए नोड, दैट इज अ साइनो एट्रियल नोड। कौन सी नोड है ये? साइनो एट्रियल नोड। हाँ, अब ये क्या करती है कि ये यहाँ से जो भी आपका कंडक्शन है उसको जनरेट करने का काम करती है, ठीक है। दूसरा नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, एट्रियम जो होता है ना आपका, इसको बोलते हैं अपन एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ध्यान से समझना, ये प्रेजेंट होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यानी कि यहाँ प्रेजेंट होता है। समझ लो आप, कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे। इसके लिए इसका नाम दिया गया एवी नोड। एवी नोड क्यों? तो ये प्रेजेंट तो होता है लेफ्ट, जो लोअर लेफ्ट साइड है एट्रिया का, वहां पे प्रेजेंट होता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये वेंट्रिकल के पास भी है, और ये कंडक्शन को कहाँ पे फ्लो करेगा? वेंट्रिकल्स में फ्लो करेगा। एट्रिया में कंडक्शन फ्लो करता है एसए नोड, और वही कंडक्शन को एवी नोड लेके आगे वेंट्रिकल में क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या? एवी नोड, ओके। उसके बाद ये जो वेंट्रिकल्स है ना दोनों, उनकी वॉल्स होगी, उनके बीच में जो सेप्टा है, अगर आपको पता हो ये कौन सा सेप्टा होता है? ये मस्कुलर सेप्टा होता है। मैंने बताया था कि दो सेम जो चीजें होती है उसके बीच में कौन सा सेप्टा होता है? मस्कुलर सेप्टा होता है। तो ये मस्कुलर सेप्टा है, वहां पे भी फाइबर्स होते हैं। देखो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो जाती है, ये मस्कुलर सेप्टा क्यों है? क्योंकि नोडल टिश्यू आपके कैसे हैं? मॉडिफाइड मसल्स है। अगर ये फाइब्रस सेप्टा होता तो मॉडिफाइड फाइबर्स थोड़ी ऐसे बन सकते हैं। तो ये मस्कुलर सेप्टा है, इसीलिए यहाँ पे मॉडिफाइड मसल टिश्यू होते हैं। और उन टिश्यू का नाम याद रखना, थोड़ी सी थिकनेस में बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उन टिश्यू का नाम होता है बंडल ऑफ हीस। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे बंडल्स होते हैं,
फाइबर्स के यहाँ पे ऐसे कुछ बंडल्स हो गए, यानी कि मसल जो है वो मॉडिफाइड हो गए हैं ऐसे फाइबर्स में, मसल फाइबर्स, है ना। देखो फाइबर्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोलेजन वो सब फाइबर्स है, वो फाइबरस टिश्यू है। लेकिन मसल के पास तो मायो, आप आगे जाके पढ़ोगे, मायोफाइब्रिल्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, ये सारे फिलामेंट्स होते हैं। तो यही जो मसल के फाइबर्स होते हैं ना, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और इनका नाम दिया गया बंडल ऑफ हीस। क्यों बंडल ऑफ हीस नाम दिया गया इनको? भाई इसीलिए इनको बंडल ऑफ हीस नाम दिया गया क्योंकि इन्होंने, इसको डिस्कवर किसने किया था? हीस ने। जिसने भी इसको डिस्कवर किया उसका नाम हीस था, इसीलिए इसको बोल दिया गया बंडल ऑफ हीस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बंडल ऑफ हीस, बंडल्स ऑफ हीस। ठीक है, ये हीस पूरा नाम है, हीस मतलब किसी और का ऐसा नहीं है, हीस पूरा नाम है। ये बंडल्स ऑफ हीस जो होते हैं ना, वो नीचे तो आ गए, लेकिन यहाँ से वेंट्रिकल्स की जो साइड वॉल, यानी कि अपन बोलेंगे लेटरल वॉल्स जो होती है, वहाँ पे छोटे छोटे फाइबर्स को ऐसे अराइज करता है पूरे वेंट्रिकल की वॉल्स में। ये 2D में है इसलिए अपने को सिर्फ साइड में दिख रहा है, लेकिन जितनी भी लेटरल यानी कि यहाँ के आगे की और जो वॉल्स होगी ना यहाँ पे, वहाँ पे भी इसके कुछ फाइबर्स ऐसे ऐसे जाएंगे, जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ पे ये जाएंगे। और इसी तरीके से ये बंडल ऑफ हीस जो है वो इस तरीके से आगे आगे बढ़ते हैं और कंडक्शन को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो ये बंडल ऑफ हीस में से यहाँ से जो फाइबर्स निकले, इन फाइबर्स को क्या बोला जाता है? परकिंजे फाइबर्स। क्या बोला जाता है? परकिंजे फाइबर्स। तो ये थी सारी की सारी नोडल टिश्यू। फिर से समझना, ऐसे नोड यहाँ से कंडक्शन जनरेट करेगा, ऐसे नोड यहाँ से कंडक्शन इस तरीके से जनरेट करता है, पूरे एट्रिया में ये कंडक्शन देता है। फिर क्या हुआ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ, फिर क्या हुआ कि ऐसे नोड ने देखा, सॉरी एवी नोड ने देखा कि भाई ये कंडक्शन जनरेट कर रहा है, इसने इससे कुछ कंडक्शन लिया और कुछ खुद का जनरेट किया, और इसने वेंट्रिकल्स में ऐसे देना शुरू किया। ठीक है, इसमें से कुछ कंडक्शन बंडल ऑफ हीस लेता है, वो भी वेंट्रिकल्स में देता है। अब आप देखोगे कि भाई वेंट्रिकल्स के लिए बहुत सारे, जैसे कि बंडल ऑफ हीस भी देगा, परकिंजे फाइबर्स भी देगा, और परकिंजे फाइबर्स ज्यादा जो अमाउंट है वो कहाँ पे हो गए? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज्यादा अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है। याद रहेगा आपको? ओके। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से नोडल टिश्यू पढ़े, याद रखना। कौन कौन से नोडल टिश्यू पढ़े? पहले तो नोडल टिश्यू है क्या? ये है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। और इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से? सबसे पहले अपन ने देखा, कौन सा देखा सबसे पहले अपन ने? एसए नोड। उसके बाद अपन ने देखा एवी नोड। अब आप एक चीज समझो कि एसए नोड और एवी नोड के बीच में ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये ठीक है, यहाँ पे इस पाथवे, यहाँ पे कुछ ऐसा टिश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी समझो कि भाई अगर बिजली को पास होना है तो हवा में तो पास होगी नहीं, इसको क्या चाहिए? कुछ एनवायरमेंट चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बिजली भी जब होती है ना, तो आपने देखा बिजली ऐसे सीधी की सीधी नहीं आती है, बिजली ऐसे पेड़ की ब्रांचेस के फॉर्म में नीचे आती है। ऐसा क्यों? जहां जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हवा में, जैसे जैसे वो कंडक्शन आगे बढ़ता है उसी तरीके से वो आगे बढ़ती है। इसीलिए फिजिक्स में आप पढ़ोगे कैपेसिटर में कि बिजली क्यों ऐसे आती है। उसी तरह यहाँ पे देखो आप, इस तरीके से ब्रांचेस के फॉर्म में कंडक्शन आता है, और जो जो एक्टिवेटेड वहाँ पे फाइबर्स हो जाते हैं वो एक पाथवे बनाते हैं, और उन पाथवे का नाम होता है, याद रखना, उनका नाम होता है इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे। ओके। उसके बाद एवी नोड के बाद कौन आता है? बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस के बाद परकिंजे फाइबर्स आते हैं। ओके। अब मेरे को एक बात बताओ कि पूरा का पूरा हार्ट तो ऐसा होगा नहीं, मतलब पूरे के पूरे हार्ट के मसल्स ऐसे नहीं होते। तो एक चीज समझो कि 99% जो सेल्स होते हैं ना हार्ट के, 99% ऑफ मायोकार्डियल सेल्स,
मायोकार्डियल सेल्स का मतलब क्या होता है? मायो मतलब मसल्स, कार्डियल मतलब कार्डियक। इसका मतलब होता है मायोकार्डियल सेल्स को बोल सकते हैं अपन कार्डियक मसल्स। 99% कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? मसल्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर, इधर ऐसे आर रह गया लेकिन लिख लो, आर कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर, आर इन कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर। ओके, लेकिन ओनली 1%, ओनली 1% सेल्स आर मॉडिफाइड, जो अपने ये सेल्स होते हैं पेस मेकर का काम करते हैं जो, ठीक है। तो लिखो ओनली 1% सेल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ नोडल टिश्यू, अ नोडल टिश्यू। और ये 1% सेल्स में ही कौन से सेल्स आते हैं आपके नोडल टिश्यू, जैसे ऐसे नोड आता है, एवी नोड्स आते हैं, ये सारे नोड्स आते हैं। अब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे नोड होता है वो जनरेट करता है और बाकी सारे क्या करते हैं। ऐसा नहीं होता है। याद रखना, ऐसे नोड हो, एबी नोड हो, कोई पाथवे हो, कोई फाइबर्स हो, इन सबके पास ताकत होती है कि वो जनरेट कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी का ऐसे नोड अगर खराब हो जाता है ना, तो वो सीधा टपक नहीं जाता है, उसका हार्ट कुछ कुछ हद तक शुरू रहता है। ठीक है, कुछ कुछ हद तक वो धड़कने शुरू रहती है। हाँ, ऐसे नोड सबसे पावरफुल जनरेट करता है, उसके बाद ए बी नोड उससे कम। तो जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, कंडक्शन कम होता है। लेकिन याद रखना, ऐसे नोड जो है वो क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में जनरेट करता है पावर को, लेकिन बाकी सारे टिश्यू भी जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखो ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड। ओके, ये साइनो एट्रियल नोड है और इसको बोला जाता है नोड ऑफ केथ एंड फ्लैक, क्योंकि नोड ऑफ केथ एंड फ्लैक, इन दोनों ने मिलकर इसको ढूंढा था। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे नोड जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। ओके, ऐसे नोड का एक नाम होता है, ऐसे नोड को अपन एक और चीज बोलते हैं, याद रखना, इट इज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट। इट इज अ पेस मेकर ऑफ हार्ट। अभी असर्शन रीजन पूछ लिया था एक बार, असर्शन रीजन में ऐसा पूछा था, याद रखना, कि ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं। सही है, सबने बोला सही है। रीजन दिया था क्योंकि सिर्फ यही जनरेट करता है, तो ये गलत है। याद रखना, सिर्फ यही जनरेट करता है इसलिए इसको ऐसे नोड नहीं बोलते। ये मैक्सिमम जनरेशन ये देता है, मैक्सिमम कंडक्शन ऐसे नोड देता है, इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, याद रखना ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं। यस, बाकी सबको नहीं बोलते, बाकी सबको पेस मेकर नहीं बोलते। एवी नोड जो होता है उसको पेस मेकर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? वो पेस को क्या करता है, रिजर्व करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, ये सब उसको बोलते हैं। लेकिन ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं। ये पेस को क्या करता है, जनरेट करता है, बाकी सब भी जनरेट करते हैं। लेकिन इसको पेस मेकर क्यों बोला? क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट में आपका इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। याद रहेगा? ओके, ठीक है। इसको पेस मेकर बोलते हैं बिकॉज, इधर ही लिख लो, बिकॉज इट जनरेट मैक्सिमम इम्पल्स पर मिनट, इसीलिए इसको बोलते हैं। याद रखना है, सिर्फ यही नहीं जनरेट करता है, तो ये भी लिख लो, नॉट बिकॉज इट ओनली जनरेशन। ये रहने दो आप, क्योंकि ये मैं आपको नीचे लिखा देता हूँ कि इसको ऐसा क्यों नहीं बोलते। लेकिन याद रख लो कि सिर्फ ऐसे नोड जनरेट नहीं करता, ये याद रहेगा। ओके, ठीक है। कितना ये जनरेट करता है? तो लिखो, इट जनरेट्स 72 टू 80, यानी कि 72 से लेके 80 इम्पल्स पर मिनट।
इम्पल्स पर मिनट। आप इसको क्या करो, 72 की जगह 70 लिख दो। अब कोई आपको पूछे कि आपकी बीट कितनी होती है, तो किसी को 72 80 ऐसा नंबर नहीं बोलना होता है, ठीक है। आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो, आपको एक रेंज बतानी होती है 70 से लेके 80 तक ऐसा। और कोई एवरेज पूछे तो एवरेज में लिखना है आपको 72 पर मिनट, ठीक है। कहाँ पे इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? इट इज लोकेटेड राइट एट्रियम में, इन राइट एट्रियम, जस्ट नियर द just near the opening of SVC, opening of SVC. What is this SVC? Superior vena cava, या तो आप बोल सकते हो अपर राइट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। साइंस के स्टूडेंट हो, अपर राइट पार्ट मत बोलना, बोलना कि जहाँ पे ओपनिंग होती है वहां पे होता है, ठीक है। ये आपको मैंने नीट के लिए लिखा दिया है, जो नीट के अलावा किसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो याद रखना कहाँ पे होती है, जस्ट बिलो द ओपनिंग या तो जस्ट नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा में। ओके, याद रखना एक चीज हाईलाइट करके लिखना कि ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम इम्पल्स, कितने होते हैं उसके, 100 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट के होते हैं, याद रहेगा आपको। ओके, तो ऐसे नोड के 100 बीट्स पर मिनट के जनरेशन हो सकता है, पहली बात। लेकिन इतने क्यों नहीं होते, बट देखो, बट इट मेंटेन्स बाय किससे मेंटेन होते हैं ये, वेगल टोन, या इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक टोन ऑफ वेगल नर्व। वेगल या बोल दो या वेगस नर्व बोल दो, है ना, वेगल नर्व एक ही बात है। तो पहला अपन ने बोला कि भाई ये शुरू कहाँ से होता है, ऐसे नोड से होता है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ, ऐसे नोड में हुआ। अब बीच में जब ये एवी नोड की तरफ जाता है तब बीच में कौन आता है, इंटर नोडल पाथवे, यानी कि दो नोड के बीच का पाथवे। तो लिखो इंटर नोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे क्या करेगा, ऐसे नोड से जो जनरेशन हो रहा है कंडक्शन का, उसको एवी नोड की तरफ ले जाने का काम करेगा। तो लिखो इट कनेक्ट्स ऐसे नोड टू एवी नोड, ऐसे नोड टू एवी नोड, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, तो ये एंटेरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर तीन पाथवे होते हैं, याद रखना। देर आर एंटेरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, ये तीन होते हैं इंटरनोडल पाथवे। इतना याद रखना पड़ेगा आपको, अच्छे से पढ़ना है तो याद रखो भाई। तीसरे नंबर पे आता है एवी नोड। कौन आता है, एवी नोड। एवी नोड क्यों आता है, तो इसको बोलते हैं अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या तो इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ टावरा, है ना। ये टावर ने ढूंढा था, टावरा। तो लिखो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या इसको बोलते हैं नोड ऑफ टावेरा। टावेरा सुना है आपने, टावेरा गाड़ी आती थी, हाँ, ये टावेरा नहीं है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में, तो लोकेटेड लोअर लेफ्ट ऑफ, कहाँ पे, राइट एट्रियम। पहली बात।
दूसरी बात, ये जनरेट कर सकता है 50 से 60 इम्पल्स पर मिनट। देखो ये भी जनरेट करता है, तो इट कैन जनरेट 50 to 60 इम्पल्स पर मिनट। ओके, इसको बोला जाता है रिजर्व पेसमेकर। इसको क्या बोला जाता है? नोन एज रिजर्व पेस मेकर। इसको पेस मेकर ना बोल के पेस मेंटेनर भी बोला जाता है, पेस रेगुलेटर भी बोला जाता है, पेस सेटर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो लिखो बिकॉज व्हेन SA नोड fails to generate impulse, ये it will will take over the function of SA node, the function of SA node। तो जब भी SA नोड जो है वो फेल हो जाता है कुछ भी इम्पल्स को जनरेट करने में, तो AB नोड बोलता है कि भाई तुम्हारा भाई करेगा काम। कौन करेगा? तुम्हारा भाई करेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पेस सेटर। क्या बोलते हैं इसको? ये पेस को सेट करता है, क्योंकि इसको याद रखना कि ऐसे नोड से जो जनरेट होता है उसको वेंट्रिकल्स तक ले जाना है। सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होगा, वेंट्रिकल्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे नोड ने तो भाई 70 जितना कर दिया, भाई ऐसे नोड ने कितना किया? 70 के आसपास का कर दिया, लेकिन वो जाते जाते कम हो जाए तो वापिस उसको बीच में ये 50 से लेके 60 तक का क्या कर देता है, जितना भी कम हुआ होगा वो यहाँ से दे देगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है पेस सेटर। ठीक है, तो लिखो बिकॉज इट पासिस impulse from SA node to bundle of keys। ठीक है, अब लिखो बंडल ऑफ हीस या एबी बंडल बोलते हैं इसको। एबी बंडल बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, क्योंकि ये शुरू कहाँ से होते हैं? आप देखो ये शुरू हो रहे हैं कहाँ से? एट्रिया से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, एट्रिया से शुरू हो रहे हैं और वेंट्रिकल्स में जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स या बंडल ऑफ हीस। तो जो भी नंबर आ रहा है आपका, कौन सा आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है। लिखो बंडल ऑफ हीस, या इसको बोलते हैं कौन से? एबी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। देखो सबके नाम याद रखना, जैसे कि इसमें इसको पेस सेटर बोला जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटाना नहीं है भाई, याद रखना है। इसको जो पेस सेटर बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा, ये याद रखना। ओके, उसी तरीके से इसको एवी बंडल बोला जाता है, बंडल ऑफ हीस को एवी बंडल बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, दैट अराइज फ्रॉम दैट अराइज फ्रॉम कहाँ से शुरू होते हैं? एवी नोड से। एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस डिवाइड होते हैं इन एंटीरियर हाफ ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इन एंटीरियर हाफ ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, या सेप्टा लिख देता हूं मैं। ठीक है,
मतलब ये जो होता है ना, एंटीरियर हाफ का मतलब क्या हुआ ये समझो। पहली बात तो एंटीरियर मतलब ये आगे वाला जो है वो, उसमें से जो हाफ होता है एंटीरियर हाफ, वहां पे आके ये डिवाइड हो जाते हैं कि भाई तू राइट साइड को सप्लाई करना, मैं लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करूंगा। ओके, वेट, सॉरी, तो तू राइट वाले को सप्लाई करना, मैं लेफ्ट वाले को सप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये आगे वाला जो सेप्टा होता है, ये अभी अपन हार्ट के अंदर है, बाहर सल्कस होता है, अंदर कौन होता है, सेप्टा। तो सेप्टा जो होता है उसमें से जो एंटीरियर वाला हाफ होता है, आप ये 3D में देखो, ये पार्ट एंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर होगा। हार्ट को अपन ने क्या कर दिया, आड़ा कर दिया, आड़ा किया तो ये, तो उसमें से जो एंटीरियर हाफ वाला जो होता है पार्ट, ये आगे की तरफ जो होगा, वहां से दोनों में सप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया, सेप्टा में ये डिवाइड करते हैं। इनके पास भी कैपेबिलिटी होती है, इट इज कैपेबल टू जनरेट 30 to 40 impulse per minute, 30 to 40 impulse पर मिनट के, इतने इम्पल्स जनरेट करने में इनको हेल्पफुल होती है। लिखो 5 नंबर, 5 नंबर में आते हैं परकिंजे फाइबर्स। अब ध्यान से समझना, परकिंजे फाइबर्स में क्या होता है। ये फाइबर्स है, तो ये बर्ड्स और मैमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। अपन ने क्या बोला कि जितने भी ऐसे नोड्स है, एवी नोड्स है, ये सारे कॉर्डेट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन परकिंजे फाइबर्स है दैट ओनली प्रेजेंट ओनली इन बर्ड्स एंड मैमल। ओके, ऐसा क्यों, सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स में क्यों? बिकॉज इनको चाहिए होता है थिक वेंट्रिकल, पहले याद रखना, इनको थिक वेंट्रिकल चाहिए। दूसरा, इनमें बर्ड्स और मैमल्स में, लिखो पहले तो, बिकॉज जितना ज़्यादा थिक होगा उतनी ब्रांचेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक तो बंडल ऑफ ट्विस्ट थे, लेकिन किसी ने बोला कि भाई ये एक्स्ट्रा जो लेंथ देखने को मिली, वो सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिली। तो ये जो फाइबर्स जो एक्स्ट्रा लेंथ वाले थे, इनको बोल दिया गया परकिंजे फाइबर्स। इनको क्या बोल दिया गया, परकिंजे फाइबर्स। और ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स में इसलिए होते हैं कि जितना थिक होगा उतनी ज़्यादा ब्रांचेस जाएगी, है ना, जितना थिक होगा उतनी ज़्यादा ब्रांचेस सप्लाई करेगी। तो बिकॉज दीज आर थिक इन दिस, देखो इन दिस organisms, ventricles are thick, ventricles are thick। अच्छा, तो इम्पल्स जो ट्रैवल करना पड़ेगा वो भी ज्यादा उससे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस फाइबर्स हेल्पफुल इन इम्पल्स, इन क्विक इम्पल्स ट्रैवल, इन क्विक इम्पल्स कंडक्शन। लिख दो, आप क्या लिखो, कंडक्शन। और ये कितना कंडक्शन, ध्यान से समझना, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसको होती है। मतलब कि 1 सेकेंड में 4 मीटर ट्रैवल हो जाएगा ना, इतना फास्ट जो है वो इम्पल्स को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। और वो चाहिए वेंट्रिकल्स के लिए, अपन को चाहिए। ठीक है, इनकी कैपेबिलिटी लिखो, इट कैन जनरेट 25 इम्पल्स पर मिनट। अब मेरी एक बात ध्यान से समझो, कि मैंने आपको जितने भी बताए, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ऐसे नोड, ऐसे नोड को पेस मेकर इसलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम ये जनरेशन करता है। बाकी ये सब यहाँ से रेगुलेट करेंगे, जितने जितने कम होते जाएंगे उतने उतने ये क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। इसीलिए ऐसे नोड होना बहुत जरूरी है। ऐसे नोड चली गई, फिर भी हार्ट जो है वो अपना हार्ट बीट मेंटेन रखने का ट्राई करेगा। इसीलिए वहां पे एवी नोड जो है वो भी 50 से 60 तक दे देती है। ठीक है, ये भी 40 जितना दे देते हैं, और ये बंडल ऑफ सॉरी पर्किन जो फाइबर्स है वो 25 जितना दे देते हैं। तो ये सब देने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे नोड जरूरी है। तो जहाँ पे ऐसे नोड फेल्स हो जाती है, वहां पे अपन आर्टिफिशियल जो है पेस मेकर यहाँ पे चेस्ट पे लगाते हैं, और उसके वायर जो है ये यहाँ पे एट्रिया में दे देते हैं। क्योंकि ऐसे नोड जो है वो कहीं ना कहीं देखो, ऐसे नोड फेल हो जाएगी तो हार्ट बीट तो शुरू रहेगी, वेंट्रिकल्स ये होगा, लेकिन वहां पे आपको एट्रिया जो है, वहां पे एट्रियल एरिथमिया देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई एट्रिया को धड़कने के लिए जो ऐसे नोड जो थी वो चाहिए थी, वो तो है ही नहीं। ऐसे नोड जो चाहिए थे वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए ऐसे नोड जो है वो जरूरी है।
और इन फेलियर ऑफ ऐसे नोड अपन आर्टिफिशियल जो है पेसमेकर लगाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखो, लेक्चर अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि करना पड़ेगा, देखो करने से ही होगा। ठीक है, योगा से ही होगा, याद है आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। आज अपन ने सबसे पहले वाल्व्स ऑफ हार्ट किए। उसमें जो लोग नीट के लिए तैयारी करते हैं, जो एनसीईआरटी प्रेमी लोग हैं, वो इतने ही वाल्व करें। ठीक है, आरे मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में मैंने आपको बताया था, राइट में 3 वर्ड्स होते हैं, इसलिए अपन 3 अक्षर होते हैं ना, रा ई ट, तो उनके लिए ट्राइकस्पिड, 3 के लिए ट्राई। लेफ्ट में 2 ही है, लेफ्ट, तो इसके लिए बाइकस्पिड, ले और ट। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वहां पे भी सेमिल्यूनर वाल्व होता है, और अयोटा में भी सेमिल्यूनर वाल्व होता है। अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाती है, लंग्स की ओर जाती है, इसीलिए उनके पास जो सेमिल्यूनर वाल्व होगा उसको बोलेंगे राइट सेमिल्यूनर वाल्व। उसी तरीके से अयोटा में जो होगी, तो वो अयोटा कहाँ से जनरेट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होगा, तो इसीलिए उनके पास जो होगा उनको बोलेंगे लेफ्ट सेमिल्यूनर वाल्व। उसके बाद अपन ने बोला कि भाई पल्मोनरी जो वेन्स होती है, यहाँ पे पल्मोनरी है, ये पल्मोनरी जो वेन्स है उनके पास कोई भी वाल्व जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा वाल्व का काम क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, 2 वाल्व्स एट्रिया वेंट्रिकल्स में जो होते हैं उनको अपन एवी वाल्व से बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होते हैं। और वेंट्रिकल्स के पास जो वाल्व्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं। तो ये वाल्व आपको याद रखने हैं। डिसऑर्डर में मैंने आपको स्टीनोसिस बताया था, इनकम्पिटेंसी बताया था, और हार्ट मर्मर जो साउंड होता है वो बताया था। उसके बाद अपन ने वॉल्स देखी थी। वॉल्स में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, वॉल्स में आपको इतना चीज याद रखना है कि भाई एट्रिया जो होता है वहाँ पे मस्कुलर पेक्टिनिटी करके मसल, कॉम्ब लाइक मसल्स वहाँ पे होते हैं, और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक खास बात याद रखना है कि नीट के लिए वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसमें होते हैं कॉर्डेट टेंडेनी, और ये एनसीईआरटी में दिया है कि भाई जो वाल्स है उसको पेपिलरी मसल्स जो होते हैं, ये अपन ने फिगर बनाई है ऊपर, ये देख लेना, ये पेपिलरी मसल्स है, उसके ऊपर कॉर्डेट टेंडेनी नाम के क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और ये जो है वो वाल से यहाँ पे जुड़े होते हैं। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रिया वाला भले ना पढ़ो, लेकिन ये पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दिया हो ना दिया हो, टेल लेने जाए, ये आपके एग्जाम में आएगा। ये देखो, ये वाल्व से है, और वाल्व जो है वो यहाँ पे पेपिलरी मसल्स है, पिलर लाइक मसल्स होते हैं, और वहां से फाइबर जुड़े हैं। इनका काम क्या होता है कि वाल्व जो है वो बैक फ्लो होके, मतलब कि गलत डायरेक्शन में ऐसे ना चले जाए, एट्रिया में ना ओपन हो जाए, इसीलिए ये वाल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा आज जो अपन ने पढ़ा वो था न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है, मायो मतलब मसल्स, मसल से जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो। तो ऐसा क्यों हुआ, तुम अपने हार्ट के मसल ने क्या किया, भाई समझदार निकले, उन्होंने देखा कि भाई ये न्यूरल जनरेशन क्या होता है, मैं खुद बना लेता हूँ। तो उन्होंने नोडल टिश्यू बनाए। नोडल टिश्यू कुछ नहीं है कि कार्डियक मसल जो थे उनमें से कुछ जो है वो मॉडिफाइड 1% टिश्यू जो थे वो मॉडिफाइड होकर नोडल टिश्यू बन गए। ठीक है, और इसीलिए जो मायोजेनिक हार्ट जो होता है वहां पे अपन को डेफिनेट वे में अपन को ईसीजी मिलता है, और ये हेल्पफुल होता है, ये डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी नीट में भी दिया है, एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको भी अपन कवर करेंगे 1-2 लेक्चर के बाद। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। ये आपको अभी ऐसा लगेगा कि ये एग्जाम्पल क्यों याद रखना है, ये एनिमल किंगडम्स के एग्जाम्पल है, ये पूछे जाते हैं। ह्यूमन हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, उसके पास कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, कंडक्शन की पावर, ये सारी पावर्स होती है। ठीक है, ऐसे नोड जो है उसको क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, ये याद रखना है। देखो, ये सब चीजें आपको छोड़नी नहीं है। पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है, ऐसे नोड है। पेस सेटर कौन है, एवी नोड्स है। ठीक है, ये सब याद रखना है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अपर राइट पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। और अच्छे से याद रखना हो तो ये याद रखना कि जस्ट नियर या जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ अपने सुपीरियर वेना का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये मैक्सिमम जो है वो 100 जनरेट कर सकता है, लेकिन ये ऑन एन एवरेज कितना करता है, 70 से लेके 80 तक का करता है। उसके बाद अपन ने इंटरनोडल पाथवे पढ़ा, ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया है, तो इंटरनोडल पाथवे को भूलना नहीं है, लोग इंटरनोडल पाथवे को भूल जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, एवी नोड। एवी नोड के बाद क्या आता है, 50 to 60। हाँ, एक बार ये पूछा था, देखो एक बार एग्जाम में ये पूछा था कि हार्ट में जो कंडक्शन पाथवे है उसको अरेंज करो 1 2 3 4 5 में ऐसा। तो सबने क्या किया, पहले ऐसे नोड लिख दिया, उसके बाद एवी नोड लिख दिया, उसके बाद बंडल ऑफ ईस्ट, उसके बाद परकिंजे फाइबर्स। फिर देखा कि 5 नंबर एक छूट रहा है, और वहां पे इंटरनोडल पाथवे था। तो लोग बोले कि इंटरनोडल पाथवे किधर है, तो फिर उसको कहीं पे भी जनरेट मतलब सेट कर दिया। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसे नोड, एवी नोड। तो बट ऑब्वियसली बात है कि नोड नोड के बीच में ही क्या होगा, इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, तो ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में इंटरनोडल पाथवे आता है, वो आपको
याद रखना है। उसके बाद अपन ने बंडल ऑफ हीस का ही दूसरा नाम है एवी बंडल। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ एवी बंडल में भी क्या हुआ था। इसी तरह एक बार पूछा था, तो ऐसे नोड लिखा, एवी नोड लिखा, गलत हो गया, हाँ, ऐसे नोड लिखा, एवी नोड लिखा, ठीक है। और उसके बाद परकिंजे फाइबर भी पता ही थे सबको। अब उन्होंने देखा कि एग्जाम में बंडल ऑफ हीस दिया ही नहीं है, एग्जाम में दिया था एवी बंडल। तो लोगों को लगा कि एवी बंडल जो है ना वो यहाँ पे आएगा, नहीं, नोड और नोड के बीच में क्या आता है, इंटरनोडल पाथवे। बंडल ऑफ हीस को एवी बंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एवी नोड से अराइज होते हैं, इसीलिए उनको एवी बंडल बोलते हैं। लेकिन याद रखना, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको भूलना नहीं है, ठीक है, अच्छे से याद रहेंगे। देखो बंडल ऑफ ईज जो है, बंडल ऑफ ईज वो एवी नोड से जनरेट होते हैं, इसीलिए उनको अपन एवी बंडल्स बोलते हैं। और इंटरनोडल पाथवे दो नोड्स के बीच में है, इसलिए उसको इंटरनोडल पाथवे बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है डिवीजन वाला पार्ट, उसको कट मत कर दिया, ये कुछ ऐड नहीं है तो आप स्किप करके चले जाते हो, इसको ध्यान में रखा करो, क्योंकि इसमें ही याद आते हैं। पढ़ाते टाइम आपको क्वेश्चन याद नहीं आते, रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन याद आते हैं मेरे को कि भाई ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, इसलिए इसमें ज़्यादा आप मेहनत करो, ठीक है, रिवाइज करते रहो। दूसरा याद रखना कि सिर्फ ऐसे नोड जनरेट नहीं करते, सारे नोडल टिश्यू के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो आज अभी तक अपन ने इतना ही कवर किया। ये आपका जो भी लेक्चर था, कौन सा लेक्चर था ये आपका, तीसरा लेक्चर है ना, ओके, ठीक है। तो चौथे लेक्चर में आपको क्या करके आना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेक्चर नंबर 4 में आपको क्या करके आना है, ये घर से पढ़ के आया करो। देखो लेक्चर नंबर 4 जो होगा उसके मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ कि उसके लिए आपको क्या क्या करके आना है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको हार्ट बीट करके आना है। आपके पास मॉड्यूल है कुछ भी है उससे पढ़ो, हार्ट बीट और हार्ट रेट, ये दो टॉपिक करके आना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो करके आना, हार्ट बीट और हार्ट, इसके बारे में। और दूसरा कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा और थोड़ा लंबा चलेगा, वो होता है ईसीजी। ईसीजी पे बहुत बार सवाल बने हैं। ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इनका आप डिफरेंस करके आना। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उसमें गलत दिया है, तो एक चीज समझ के आना इसमें, ग्राम किसको बोलते हैं और ग्राफ किसको बोलते हैं। अब आपको लगेगा कि जो अपन वेव्स बनाते हैं उसको ग्राफ बोलते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राफ और ग्राम ये आपको करके आना है। नई एनसीईआरटी में इसको चेंज कर दिया है हालांकि, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में नहीं चेंज किया। तो कल के टॉपिक में अपन ये दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, हार्ट बीट और हार्ट रेट, और दूसरा है ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सॉरी, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये दोनों आपको करके आने हैं। कल अपन ये डिस्कस करने वाले, ये नहीं, ये मशीन का नाम है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। मशीन के नाम को बोला जाता है ग्राफ, जो मशीन होता है ना उसको बोला जाता है ग्राफ, ग्राफ, याद रखना। और जो चार्ट बनाते हैं, ये जो अपन को वेव्स मिलती है ना उसको बोला जाता है ग्राम। हाँ, ये बनाया है उन लोगों ने ऐसा, आपको याद रखना है। ग्राफ और ग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, उल्टा कर देना है आपको। ये दो टॉपिक कल पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए शब्बा खैर, पढ़ते रहो, थैंक यू लेक्चर अटेंड करने के लिए, ठीक है। और इसको कंप्लीट करना, पूरी प्ले लिस्ट देखो, ये इतना देख देख के भाग मत जाया करो। चलो बाय, एमसीक्यूएस करते रहना, कुछ भी डाउट हो तो नीचे लिख दो कमेंट में। ओके, चलो बाय।